हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन एडिफाइंग नॉलेज। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर इन्यूमरेटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में मेंशन है? हमारे ऑप्शन है ए पार्ट थर्ड, बी पार्ट सेकंड, सी पार्ट फोर्थ, डी पार्ट फोर्थ है। तो हमारा राइट आंसर है सी पार्ट फोर्थ। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये पार्ट फोर्थ में दिए गए हैं फ्रॉम आर्टिकल 36 टू लेकर आर्टिकल 51। और बाकी ऑप्शन जो है ये पार्ट थर्ड जो है वो डील करता है फंडामेंटल राइट्स से, पार्ट सेकंड जो है सिटीजनशिप के रिलेटेड है, एंड पार्ट फोर्थ ए ये फंडामेंटल ड्यूटीज के रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 2, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वर बोरोव्ड फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये हमने किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है? हमारे ऑप्शन है ए यूएसए, बी इंग्लैंड, सी आयरलैंड, डी ऑस्ट्रेलिया। तो हमारा राइट आंसर है सी आयरलैंड। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए हैं और आयरलैंड ने जो है खुद बोरो किए हैं फ्रॉम स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3, हु डिस्क्राइब द डीपीएसपी एज नॉवल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसने डीपीएसपी को नॉवल फीचर कहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? हमारे ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी भीमराव अंबेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी राजेंद्र प्रसाद। तो हमारा राइट आंसर है बी भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर ने जो है वो कहा था डीपीएसपी को एज नॉवल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे जो डीपीएसपी हैं ये रिजेंबल करते हैं विद इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो कि मेंशन किया गया था इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। On the basis of content and direction, the DPSPs are classified into how many categories? अगर content और direction के बेसिस पे देखें तो DPSP को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है? हमारे ऑप्शन है ए सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, बी गांधीयन प्रिंसिपल, सी लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, डी ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा राइट आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव। ऐसे तो डीपीएसपी को कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी कैटेगरी में डिवाइड नहीं किया गया है, लेकिन अगर हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड कॉन्टेक्ट हम इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल और लिबरल प्रिंसिपल। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल जो है ये बेस्ड है ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म, गांधीयन प्रिंसिपल गांधी की आइडियोलॉजी पे बेस्ड है, और लिबरल प्रिंसिपल जो है ये बेस्ड है ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल डील करते हैं जैसे कि इक्वल जस्टिस, राइट टू वर्क, वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं। गांधीयन प्रिंसिपल जो है ये बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, लिविंग वेजेस फॉर वर्कर्स, इसके अलावा कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करना, ये सब जो है ये गांधीयन प्रिंसिपल में आता है। लिबरल प्रिंसिपल जो है ये डील करते हैं जैसे कि आर्टिकल 44 जो कि बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, प्रोटेक्शन ऑफ मोन्यूमेंट्स, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी आर्टिकल्स वर एडिड इन डीपीएसपी बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कितने आर्टिकल जो थे वो ऐड किए गए थे डीपीएसपी में बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? तो हमारे ऑप्शन है ए 3, बी 4, सी 2, डी 5। हमारा राइट आंसर जो है वो इसका वो है बी 4। जो 4 आर्टिकल जो थे वो ऐड किए थे डीपीएसपी में बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। वो थे, पहला था 39 इसका सब पार्ट एफ, और 39A, 43A और 48A। जो 39 सब पार्ट एफ जो है ये बात करता है अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। 39A जो है ये बात करता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की। आर्टिकल 43A ये बात करता है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। आर्टिकल 48A ये बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। आज तक जो है वो डीपीएसपी को 4 बार अमेंड किया गया है। एक तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, दूसरा 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तीसरा जो है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, चौथा जो है 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। जो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है इसके थ्रू हमने 4 आर्टिकल ऐड किए थे। 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू हमने आर्टिकल 38 की लैंग्वेज चेंज की थी। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमने आर्टिकल 45 की जो है वो लैंग्वेज चेंज की थी। आर्टिकल 45 जो था वो डील करता था रिलेटेड टू चिल्ड्रन, उनकी एजुकेशन, लेकिन जब 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ तो हमने इसको फंडामेंटल राइट बना दिया अंडर आर्टिकल 21A, जिसमें हमने जो है वो चिल्ड्रन की एजुकेशन को फ्री एंड कंपलसरी बना दिया बिलो द एज ऑफ 6 ईयर। उसके बाद हमने आर्टिकल 45 में जो है वो ऐड कर दिया अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स। और 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमने आर्टिकल 43B जो है वो ऐड किया है। आर्टिकल 43B जो है ये बात करता है प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज।
Question number 6. Who recommended the Constitutional Assembly that the rights of an individual should be divided into justiciable and non-justiciable? किसने रिकमेंड किया था कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को कि राइट जो है इंडिविजुअल के ये दो कैटेगरीज में बांटने चाहिए, जस्टिशिएबल और नॉन जस्टिशिएबल? हमारे ऑप्शन है ए एम एन रॉय, बी भीमराव अंबेडकर, सी बी एन राव, डी नॉन ऑफ दी अबव। तो हमारा राइट आंसर है सी बी एन राव। बी एन राव ने जो है वो ये कहा था, रिकमेंड किया था कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को कि हमें इंडिविजुअल के राइट्स को जस्टिशिएबल और नॉन जस्टिशिएबल में बांटना चाहिए, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने एक्सेप्ट भी किया था। जस्टिशिएबल में डाले थे फंडामेंटल राइट जो कि पार्ट 3 में आते हैं, और नॉन जस्टिशिएबल जो है वो डीपीएसपीज को रखा था। जस्टिशिएबल वो होता है अगर उनकी वायलेशन हो जाए तो हम कोर्ट में जो है वो जा सकते हैं, लेकिन नॉन जस्टिशिएबल वो होते हैं अगर उनकी वायलेशन हो जाए तो हम कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते। Question number 7. Who said that DPSPs are like a check on a bank payable only when the resources of the bank permit? किसने कहा था कि DPSP जो है चेक की तरह है, वो जो हमें तभी मिलेगा जब बैंक के पास रिसोर्सेज होंगे? हमारे ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी नसीरुद्दीन, सी केटी शाह, डी के सी वीरे। तो हमारा राइट आंसर है सी केटी शाह। ये जो है ये स्टेटमेंट केटी शाह ने दिया था। ये उन्होंने इसलिए दिया था क्योंकि DPSP जो हमारे वो नॉन जस्टिशिएबल हैं, और इनको कहा गया था उस टाइम पे कि उनको जब इंडिया के पास रिसोर्सेज होंगे तभी इनको जो है वो फंडामेंटल राइट्स में डाला जाएगा। ये उस टाइम पे इसलिए नॉन जस्टिशिएबल में रखे गए थे क्योंकि तभी हमारी कंट्री को अभी फ्रीडम मिली थी और हमारे पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं थे कि इनको इम्प्लीमेंट कर सकें, और इसके अलावा हमारी कंट्री का जो इतना वास्ट एरिया है और बैकवर्डनेस थी जिसकी जो एक हडल बन रही थी इनकी इम्प्लीमेंटेशन में। क्वेश्चन नंबर 8. In which of the following case Supreme Court ruled that in case of conflict between fundamental rights and DPSP the former would prevail? इनमें से किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि अगर फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो फंडामेंटल राइट जो है वो प्रिवेल करेंगे? हमारे ऑप्शन है ए चंपाकम दोरे रंजन केस 1951, बी गोलकनाथ केस 1967, सी केशवानंदा भारती केस 1973, डी मिनरवा मिल केस 1980। तो हमारा राइट आंसर है ए चंपाकम दोरे रंजन केस 1951। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में, जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो प्रिवेल करेंगे। उसके बाद ऑप्शन बी गोलकनाथ केस ये 1967 में हुआ था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि पार्लियामेंट जो है वो कोई भी ऐसा फंडामेंटल राइट को अब्रिज नहीं कर सकती जो कि सैक्रोसेंट नेचर का है। सी केशवानंदा भारती केस ये 1973 में हुआ था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है या कुछ भी ऐड कर सकती है थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, लेकिन वो इसके बेसिक फीचर को चेंज नहीं कर सकती। मिनरवा मिल केस जो है 1980 में हुआ था। इसमें जो है जो सुप्रीम कोर्ट है इसने आर्टिकल 31C जो है उसमें पार्लियामेंट ने जो है वो एक्स्ट्रा उसका स्कोप बढ़ा दिया था। जो वो स्कोप बढ़ा दिया था उसमें उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्वेश्चन नंबर 9. विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस यूनिफॉर्म सिविल कोड? इनमें से कौन सा आर्टिकल जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है? हमारे ऑप्शन है ए आर्टिकल 41, बी आर्टिकल 43, सी आर्टिकल 44, डी आर्टिकल 45। तो हमारा राइट आंसर है सी आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 जो है वो रिलेटेड है यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसके अलावा अगर हम बाकी ऑप्शन को देखें तो आर्टिकल 41 जो है ये राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस की बात करता है। आर्टिकल 43 जो है वो लिविंग वेज फॉर वर्कर्स। आर्टिकल 45 डील करता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन बिलो द एज ऑफ 6 years। क्वेश्चन नंबर 10. द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट इज गिवन इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? जो वेलफेयर स्टेट का आइडिया है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में दिया गया है? हमारे ऑप्शन है ए पार्ट 2, बी पार्ट 4, सी पार्ट 4, डी पार्ट 4 थे। तो हमारा राइट आंसर है सी पार्ट 4। जो वेलफेयर स्टेट का आइडिया है ये पार्ट 4 में दिया गया है डीपीएसपी में। क्वेश्चन नंबर 11. विच अमंग द फॉलोइंग इज डीपीएसपी? इनमें से कौन सा डीपीएसपी है? हमारे ऑप्शन है ए प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, बी इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, सी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, डी ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा राइट आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव। जो प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये इसकी जो बात की गई है ये की है आर्टिकल 43 बी में, और इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड इसकी बात की है आर्टिकल 39 ए में। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत ये बात की है आर्टिकल 40 में। क्वेश्चन नंबर 12. विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कंसिस्ट प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन? इनमें से कौन सा आर्टिकल ये कहता है कि रोकता है कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किसी थोड़े से लोगों के हाथ में? तो इसका आंसर इसके ऑप्शन है आर्टिकल 37, बी आर्टिकल 40, सी आर्टिकल 39C, डी आर्टिकल 46। ये 39C है।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है आर्टिकल 39C। आर्टिकल 39C जो है ये बात करता है प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन। इसके अलावा बाकी आर्टिकल जो है वो डील करते हैं। जो आर्टिकल 37 है ये कहता है कि पार्लियामेंट जब भी कोई लॉ बनाए तो इसको डीपीएसपी को अपने डीपीएसपी के बारे में उसको अप्लाई करना चाहिए। और आर्टिकल 40 जो है ये बात करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। और आर्टिकल 46 ये बात करता है प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शन। आर्टिकल 39 जो है इसमें हमारे पास 6 पार्ट हैं। आर्टिकल 39A, 39B, 39 सब पार्ट C, 39 सब पार्ट D, 39 सब पार्ट F और 39 सब पार्ट E और F। हमारा जो 39 सब पार्ट ए जो है ये बात करता है राइट टू एजुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन्स। आर्टिकल 39B बात करता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल फॉर कॉमन गुड। आर्टिकल 39C ये बात करता है प्रिवेंशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। आर्टिकल 39D ये इंपॉर्टेंट है, ये बात करता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। और आर्टिकल 39E ये बात करता है प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रंस अगेंस्ट अब्यूज। और आर्टिकल 39F ये बात करता है अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो ये थे आज के 12 क्वेश्चंस। आई होप आपको ये पसंद आए होंगे। थैंक यू।